जो 19 जनवरी से पहले किलिंग्स हुई वो किसने की थी? ये वही लोग हैं जो आज हुकूमत में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि एवरी कश्मीरी वाज टेररिस्ट, नो। वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग थे जो अमन पसंद अनासिर थे, जो अमन चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज आज भी दबी है, उस दिन भी दबी हुई थी। मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो आज हमारे मानी नहीं है, मेरा क्या कसूर था? मेरा ये कसूर था कि मैं हिंदू हूँ, आपने मेरे को इसलिए निकाला। मेरे गाँव के बगल में एक और गाँव था जो मतलब सुन्नी लोग थे, वो आगे और वो जमात इस्लामी का गाँव था, दिन दहाड़े उनको जलाया, दिन दहाड़े वो जो कुरान पाक उनके घरों में थे वो जला दिए गए। मुझे ये बताइए आप किस इस्लाम की बात कर रहे हो? आपके मजहब में लिखा है कि अगर आपका पड़ोसी शाम को भूखा रहेगा, उसमें ये नहीं लिखा वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, कोई होगा, उसमें ये लिखा है कि आपका पड़ोसी अगर वो भूखा रहेगा, आपका फर्ज आयद होता है कि पहले आपको उसको खिलाना, उसके बाद अपने आप को खाना है। तो मैं भी तो एक पड़ोसी था, मेरे को क्यों निकाला गया? कश्मीर में ना ही हिंदू का कोई कंसेप्ट था, ना मुसलमान का कंसेप्ट था। नहीं था। तो यूं अचानक क्या होने लगा कि हिंदू मुसलमान बट गए, जो एक दूसरे के घरों में आते जाते थे, एक दूसरे की शादियां, ब्याह, खुशी, गमी में जो शामिल होते थे, वो यूं अचानक से क्यों बदल गए? क्यों अचानक से उनके बीच में दरारें आ गई? ये एक ऐसी पार्टी है जो बेशर्म से बड़ी बड़ी है, इनका कोई रेगुलेट नहीं है कि हमने क्या किया। तो बार बार कश्मीरी पंडित की घर वापसी की भी बात करते हैं। किसने की? नेशनल कांफ्रेंस सरकार नहीं करती। कब की? उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था। मैनिफेस्टो में लिखना और उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। मैं आज कश्मीर के उस मुसलमान भाई से पूछना चाहता हूँ कि 37 साल हो गए, अगर मैं 37 साल पहले आपके साथ खेलता था, कूदता था, आपके साथ स्कूल जाता था, मास्टर हमारा एक हुआ करता था, बेंच हमारा एक हुआ करता था, आज क्या हालात हुई कि 37 साल आपको हो गए, आपने मेरे को बुला दिया। हर एक मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, मुसलमान भी एक इंसान है, लेकिन कुछ लोग दबे हैं, जो अच्छे लोग थे, जो समाज को चलाना चाहते थे, वो दबे हुए हैं। आज की डेट में जो पीस लविंग लोग हैं वो भी चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए, लेकिन दोज हु आर इन पावर एज ऑफ नाउ दे विल नेवर अलाउ कश्मीरी पंडित टू कम बैक इन कश्मीर। मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसी बरादरी जो घरों से निकाली तो गई, निकली तो सही, लेकिन उसके बाद वो कहीं की ना रही। 2011 में कश्मीरी पंडित्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंप के नाम पर सरकार ने उन्हें रिहाइशगाह दी, लेकिन उस रिहाइशगाह में आज क्या हालात बने हुए हैं, आज उनकी क्या सूरत हाल है, आज वो कश्मीरी पंडित्स जिनके लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, जिन्हें घर वापसी के लिए उनके साथ हर बार वादे किए गए, उनके क्या कुछ हालात हैं, उस सब पर हम रोशनी डालेंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ के मकामी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दिलीप पंडिता जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जिन्होंने इसी जमहूरियत रखने वाले भारत में इलेक्शन भी लड़े हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन की अगर बात करें या असेंबली इंतखाबात हों, उनमें हिस्सा लिया है इंडिपेंडेंट। हमारे साथ बातचीत करेंगे आज। सबसे पहले तो कश्मीरी पंडितों के उस दौर में जाते हैं जहाँ से कश्मीरी पंडितों का प्लान शुरू हुआ, और उनके साथ ये वादा था कि आपको हम यहाँ से महफूज ठिकानों पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपकी घर वापसी जो है तय वो होगी। लेकिन इतने साल, 36 साल लगभग गुजर चुके हैं, आज दिन तक सिर्फ वो वादे हैं। क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस बड़े मुद्दे पे एक रोशनी डालने के लिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अगर हम पीछे न जाएंगे, ये 1990 की कहानी नहीं है, ये कहानी शुरू होती है 71 में, जो कश्मीरी पंडितों का पलायन जहाँ इसकी बीज बोए गए थे, दैट वाज 1971, जब हमारे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक ज़राई इस्लाह लागू किया था। वहाँ से जो कश्मीरी पंडितों की ज़मीन थी, किसी की आधी और किसी की 66% वो ज़मीन उनकी ले ली गई थी। दैट वाज द बिगनिंग। उसके बाद 86 में हम आते हैं, उसके बाद हम 86 में आते हैं, तो उस टाइम भी एक मुफ्ती मोहम्मद सईद हुआ करते थे, उन्होंने भी उस टाइम पोलराइजेशन का काम किया, और हिंदू मुस्लिम का जो उसने वहाँ पे बीज बोया उस टाइम, जबकि उससे पहले हमने कभी हिंदू मुस्लिम की कहानी नहीं सुनी थी। ठीक है, तो जो उस टाइम उसने हिंदू मुस्लिम की कहानी का मतलब वो बीज बोया, रिजल्टिंग हमारे 182 मंदिर उस टाइम जलाए गए थे। ठीक, 182। ये थी 86 की बात। उसके बाद 87, 88, 89, जब 87 में इलेक्शन हुए, असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें कुछ रिगिंग हुई, और जो हम वहाँ पे मुस्लिम मुत्तहिद महज एक पार्टी थी, वो मतलब जीत के कगार पे थी, लेकिन उसको हराया गया। ठीक, ये सेम रूलर्स जो आज रोल कर रहे हैं, ये वही रूलर्स जो आज रोल कर रहे हैं। तो उसके बाद जब 89 आ गया, 14 मार्च को पहली विक्टिम
जिसको पहली गोली से मारा गया था, बम से मारा गया था, उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती, लेकिन वो अनसंग हीरोज़ में आ गई। उसके बाद शुरू हुआ किलिंग्स का दौर, शुरू हुआ सितंबर से। जो पहला धमाका इसका हुआ था, मतलब मिलिटेंसी का पहला धमाका हुआ था हमारे अनंतनाग बस अड्डे में। आई विटनेस ऑफ दैट कि वो धमाका कितने 5:12 पर हुआ था। आज की डेट में वहाँ पे पुलिस का पोस्ट बना हुआ है। तो लोगों को नहीं पता हुआ क्या था, क्योंकि उन दिनों उतना सोशल मीडिया नहीं था, ना मीडिया था, ना कुछ था। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, हेयर से वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को जगमोहन ने निकाला। ठीक। वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जगमोहन ने निकाला। जगमोहन को 19 जनवरी को अपॉइंट किया था एज गवर्नर JNK, ठीक है। बट जो 19 जनवरी से पहले किलिंग्स हुई, वो किसने की थी? वो किसने की थी? ठीक। ये वही लोग हैं जो आज हुकूमत में बैठे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने किलिंग्स की थी। क्योंकि एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उसको डरा धमका के कैसे बाहर निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि एवरी कश्मीरी वाज टेररिस्ट, नो। वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग थे जो अमन पसंद अनासिर थे, जो अमन चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी दबी है, उस दिन भी दबी हुई थी। उस दिन भी दबी हुई थी। नतीजा ये निकला कि जो 90 में एक कमांडर था, चीफ एरिया कमांडर, जो अपने आप को स्वयंभू कमांडर मान के चलते थे, 96 में 90 में जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे, 96 में क्या किया, पीछे मुड़ करके उन्हीं को मारा है जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ठीक। आफ्टर दैट जो मतलब फिर ये हमारी डेमोक्रेटिक ये प्रोसेस शुरू हुई, इलेक्शंस की प्रोसेस शुरू हुई। फिर उन्होंने क्या किया, कपड़े बदल दिए। उन्होंने सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद पायजामा लगा के, ऊपर से काली वो जैकेट लगा के वो हमारे माननीय बन गए। एंड दे आर रूलिंग एज ऑफ नाउ, दे आर रूलिंग इन दिस स्टेट। अब मेरा एक ही मतलब, मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो आज हमारे माननीय है, मेरा क्या कसूर था? मेरा ये कसूर था कि मैं हिंदू हूँ, आपने मेरे को इसलिए निकाला। जबकि आपके कुरान पाक में लिखा है, ठीक है, यू हैव टू रेस्पेक्ट एवरी होली बुक्स। अब लोगों ने क्या किया, अपने उसको मतलब ना अपने उसके हिसाब से वो एस काट दिया, वो एस काट के बुक बना दिया, ठीक है। तो आप लोग बोलते हैं कि दैट इज कुरान शरीफ, ठीक है। आई रेस्पेक्ट कुरान शरीफ, आई रेस्पेक्ट भगवद गीता, आई रेस्पेक्ट बाइबल, आई रेस्पेक्ट। अगर आपकी कुरान शरीफ होली बुक है, यू रेस्पेक्ट दैट। मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब ज़ियाउल हक को भुट्टो को फांसी दी ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में, वो वही मुसलमान था जिसने उसी कुरान पाक को जलाया उस टाइम। किस इस्लाम की बात कर रहे हैं वो मेरा आंखों देखा हाल है कि मेरे गांव के बगल में एक और गांव था जो मतलब सुन्नी लोग थे, वो आ गए और वो जमात इस्लामी का गांव था, दिन दहाड़े उनको जलाया। दिन दहाड़े वो जो कुरान पाक उनके घरों में थे वो जला दिए गए। मुझे ये बताइए आप किस इस्लाम की बात कर रहे हो? क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर आपके मज़हब में लिखा है, कि अगर आपका पड़ोसी शाम को भूखा रहेगा, उसमें ये नहीं लिखा वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, कोई होगा, उसमें ये लिखा कि आपका पड़ोसी अगर वो भूखा रहेगा, आपका फ़र्ज़ आयद होता है कि पहले आपको उसको खिलाना, उसके बाद अपने आप को खाना है। तो मैं भी तो एक पड़ोसी था, मेरे को क्यों निकाला गया? आप कहते हैं कि 1989 में उससे पहले कश्मीर में ना ही हिंदू का कोई कंसेप्ट था, ना मुसलमान का कंसेप्ट था। नहीं था। तो यूँ अचानक क्या होने लगा कि हिंदू मुसलमान बंट गए, जो एक दूसरे के घरों में आते जाते थे, एक दूसरे की शादियां, ब्याह, खुशी, गमी में जो शामिल होते थे, वो यूँ अचानक से क्यों बदल गए? क्यों अचानक से उनके बीच में दरारें आ गई? ये जो आज की हमारी हुक्मरान है, इन्होंने ये पोलराइजेशन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई। नहीं, पीडीपी तो अभी आई, पीडीपी तो उसको वो तो बीजेपी ने बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको तो बीजेपी ने बनाया, पीडीपी को तो बीजेपी ने बनाया, पीडीपी को बीजेपी ने बनाया, पीडीपी को तो बीजेपी, वो तो बीजेपी की देन है, ठीक है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 से रूल कर रही थी, 52 से रूल कर रही थी, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने कश्मीरी पंडित को निकाला। क्योंकि आप देखिए, आप फारूक साहब के ये देखिए स्टेटमेंट,
वो बोलते जिनोसाइड हुआ तो हुआ, क्या हुआ, मतलब ही डोंट हैव एनी रिग्रेट कि मैंने एक कौम को, मैंने एक कौमियत को यहाँ से निकाला। और आज वही कश्मीरियत की बात करेंगे। कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत भाईचारा है। कश्मीरियत जो एक्चुअल कश्मीरियत है, वहाँ सूफीज़म है, वहाँ वहाबिज़म नहीं है। कश्मीरियत सूफीज़म है, वहाँ वहाबिज़म नहीं है। ठीक। कश्मीरियत, हम अभी मतलब रेशमाल साहब का उर्स चल रहा था 7 दिन, हम जम्मू में रह के उन दिनों नॉनवेज नहीं खाते हैं। दैट इज़ रेस्पेक्ट, दैट इज़ माई बिलीफ। तो आप मुझे उस बिलीफ से कैसे अलग कर सकते हैं? ठीक। आप मुझे बिलीफ से कैसे अलग सकते हैं? जब भी मैं हारी पर्वत जाता हूँ, मैं पहले दस्तगीर साहब के पास जाता हूँ, मखदूम साहब के पास जाता हूँ, गुलमर्ग जाऊँगा तो बाबा रशी के पास जाऊँगा, अनंतनाग जाऊँगा तो अपने रेशमाल के पास जाऊँगा, जनशाह साहब के पास जाऊँगा। वो मेरा बिलीफ है। तो आपने मुझे उस बिलीफ से अलग कैसे किया? ये किस आपके इस्लाम में लिखा है? क्योंकि आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिग्रेट नहीं है जो 1990 के दौर में हुआ, या पलायन जब कश्मीर। देखो, ये एक ऐसी पार्टी है, वो नहीं ये एक ऐसी पार्टी है जो बेशर्म से बड़ी बड़ी है, जो बेशर्म से बड़ी पड़ी है, कि इनका कोई रेग्रेट नहीं है। इनका कोई रेग्रेट नहीं है कि हमने तो क्या वो तो किया। बार बार कश्मीरी पंडित की घर वापसी की भी बात करते हैं। किसने की? नेशनल किसने कॉन्फ्रेंस की? सरकार कब नहीं की? करती। कब की? उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था। नहीं, मैनिफेस्टो में लिखना और उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। मैनिफेस्टो में मैंने भी बनाया था, भाई मैं वो करूँगा, ये करूँगा, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा ना। अमल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ एक और लीजिए, इसमें दूसरा एक और चीज़ ले लीजिए। ये वही बीजेपी है जो उस टाइम सेंटर में पावर में थी, हैविंग 85 MPs, जब कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ था। ठीक है। और आज वही बीजेपी पिछले 12 साल से रूल कर रही है, पूरे इंडिया पर रूल कर रही है। इन्होंने 2019 में 370 हटाया, एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया। ठीक है। क्या वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो लागू हुआ? नहीं हुआ। वो एज पर योर, जो आपकी मतलब कहाँ से आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे आपने लागू किया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपके पूरे सेंट्रल कानून यहाँ लागू होते हैं। ठीक है। उस सेंट्रल कानून में मेरे PM पैकेज एम्प्लॉय जो आज की डेट में 6,000 भी नहीं है, 120 उसमें कम है। ठीक है। उनको आपने सुपर न्यूमरस पोस्ट डिक्लेयर किया। अगर आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू है J&K में, तो उनके ऊपर लागू क्यों नहीं है? उनकी प्रमोशन क्यों नहीं है? उनकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं है? उनको क्यों वो कुएं का मेंढक बना के रखा आप लोगों ने? आपकी रहनुमाई की दावेदार तो भारतीय जनता पार्टी बनती है ना। मरकज़ में अक्सर जब भी कोई बात होती है कश्मीरी पंडित्स को लेकर, तो उनके लिए ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि एक दिन आएगा जब कश्मीरी पंडित्स अपने अपने घरों को लौटेंगे। देखिए, कश्मीरी पंडित को वापस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके उमर अब्दुल साहब बोल रहे हैं कि सेना ऑफ सिक्योरिटी। ठीक। आपके उमर अब्दुल साहब बोल रहे हैं सेना ऑफ सिक्योरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हालात साजगार होने दो। पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ 2024 में, पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, कहीं पे एक गोली नहीं चली, कहीं पे एक गोली नहीं चली, पत्थर नहीं चला, मुर्गा नहीं मरा। ठीक है। इलेक्शन खत्म होते ही सबसे बड़ा अटैक हो गया रियासी में। क्यों? ठीक है। उसके बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन भी बड़ा पीसफुली हुआ। उसके बाद आपके अटैक शुरू हो गए किश्तवाड़ में। क्यों? दैट गन अभी निकला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आज कश्मीर के उस मुसलमान भाई से पूछना चाहता हूँ कि 37 साल हो गए, अगर मैं 37 साल पहले आपके साथ खेलता था, कूदता था, आपके साथ स्कूल जाता था, मास्टर हमारा एक हुआ करता था, बेंच हमारा एक हुआ करता था, आज क्या हालात हुई कि 37 साल आपको हो गए, आपने मेरे को बुला दिया? क्योंकि जब तक कश्मीरी मुसलमान सामने नहीं आएगा, उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि कश्मीरी मुसलमान भी 2 धड़े हैं, एक है वहाबी, एक है सूफी। अगर मैं ज़िंदा हूँ आज की डेट में, क्रेडिट जाता है उस जन्नतगार मुसलमान को जो मेरे लिए कंसर्न रखता था, कि मेरी सिक्योरिटी का कंसर्न रखता है, क्रेडिट उसको जाता है। हर एक मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, मुसलमान भी एक इंसान है, लेकिन कुछ लोग दबे हैं, जो अच्छे लोग थे, जो समाज को चलाना चाहते थे, वो दबे हुए हैं। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, जो हमारे 90 में जो चीफ एरिया कमांडर थे, 96 में वही पीछे मुड़ गए, 2001-2002 में वही मतलब कपड़े चेंज किए, वही लोग आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज़ की गोदों में बैठे हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट कश्मीरी पंडित विल गो बैक? नहीं, उनकी वजह से कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस नहीं लौट सकते।
कैसे जाऊंगा मैं? आपने तो कपड़े चेंज किया, आपने दिल थोड़ी चेंज किया, आपका दिमाग थोड़ी चेंज हुआ। कैसे जाऊं मैं? आपने खाली कपड़े चेंज किए, आपने अपने दिमाग, अपने माइंडसेट चेंज नहीं किया, आपने अपने दिल चेंज नहीं किया। मैं कैसे जाऊंगा? मुझे बताइए ना। क्योंकि अगर आप दम भर रहे हैं कि हम ये होगी, मतलब पीस आ गई कश्मीर में, अगर पीस आ गई तो बैसारन क्यों हुआ? अगर पीस आ गई तो बैसारन क्यों हुआ? अगर पीस आ गई तो रिसेंटली वो जो मतलब आर्मीज का बहुत बड़ा कैश पकड़ा, वो कहाँ से आया? वो पीस कहाँ है? पीस सिनेप्सिस में है। पीस एज पर यूर, जो मतलब आपको लग रहा है कि मुझे पीस कहाँ पे लानी है, कहाँ पे क्या करना है, वो पीस नहीं है। गन इज साइलेंट, लेकिन गन अभी कश्मीर से बाहर नहीं आया है। अब रही मेरी रिहैबिलिटेशन की बात, मेरी रिहैबिलिटेशन की बात रही, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जो मैं ग्राउंड रियलिटी देख के आता हूँ। ठीक है, 37 साल हो गए। 37 साल में हमारे जो तीन जनरेशन, हर 10 साल के बाद जनरेशन चेंज होती है, जो 3 जनरेशनों का गैप है, क्या वो वापस में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं होगा। क्योंकि जो वहाँ का नौजवान है, वो जो वहाँ का नौजवान है, उसके दिमाग में 37 साल से यही भरा है कि कश्मीरी पंडित जो था काफिर था, कश्मीरी पंडित काफिर था। और जो मेरा यहाँ पे नौजवान है, उसके दिमाग में यही भरा गया था कि हमको कश्मीरी मुसलमान ने निकाला। ठीक है, ये जो खाई बनी हुई है, ये पट नहीं सकती है, ये पट नहीं सकती है। आज की डेट में जो वहाँ पे जो मतलब बेचारे पीस लविंग लोग हैं, वो भी चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आएँ, लेकिन दोज हु आर इन पावर एज ऑफ नाउ, दे विल नेवर अलाउ कश्मीरी पंडित टू कम बैक इन कश्मीर। ये दावे के साथ कहता हूँ मैं। मगर अगर गवर्नमेंट के पास कोई हमारा रोड मैप नहीं है वापस रहने, हमें किसी और स्टेट में बसा दो ना, हमें किसी और स्टेट में बसा दो। लेकिन कम से कम जो मेरा माइग्रेंट का टैग है, जो माइग्रेंट मेरे ऊपर बना दिया, एक्चुअली आई एम नॉट ए माइग्रेंट, आई एम डिस्प्लेसेड, आई एम एन अपरूटेड, आई एम नॉट माइग्रेंट। ये उन्होंने मेरे को ये टैग लगा दिया, तो ये टैग तो मेरे कम से कम हट जाए। क्योंकि उस माइग्रेंट टैग से मुझे भी शर्म आती है कि मेरे को माइग्रेंट कहते हैं, लेकिन घर से निकाला, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आती है, उन लोगों को शर्म नहीं आती है जिस कानून को मैं अपने सिर पे, माथे पे रखता हूँ, जिस संविधान को अपने दिल से लगा के चलता हूँ कि मैं भी भारतीय हूँ। तो भारतीय होने का इतना बड़ा सज़ा कि 37 साल से मैं भुगत रहा हूँ, 37 साल में भुगत रहा हूँ। अभी देखिए कल कुछ मतलब ये हमारा प्रदर्शन हो रहा था, हाँ, नफ्सा को लेकर, नफ्सा को लेकर। मैं वेलकम करता हूँ, मैं चाहता हूँ नफ्सा लागू हो, कम से कम नफ्सा में एक कैटेगरी AAY, उसमें मेरे को आवाज़ तो मिले। लेकिन कश्मीरी पंडित तो ये कहते हैं ना कि उनकी जो डिस्प्लेस्ड होने की जो एक शनाख्त है वो ख़त्म हो जाएगी इससे, ऐसा ख़तरा जो है वो लाहक हो रहा है। अरे नहीं, मैं तो वही बोला, अब नफ्सा लागू करो ना, मुझे घर तो दे दो पहले। AAY कैटेगरी में मेरे को घर आ रहा है, मुझे तो कहीं पहचान तो मिलेगी, मैं कहीं का रहने वाला हूँ। ठीक, आज की डेट में आपका नफ्सा फॉर्म में दिखा देता हूँ, उसमें 2 कैटेगरी है, परमानेंट एड्रेस दैट इज़ ऑफ कश्मीर, प्रेजेंट एड्रेस दैट इज़ ऑफ जगती। अब मुझे बताओ मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मैं कश्मीर में जाता हूँ, है पंडित जी आवास है। अब मैं जम्मू में रहता हूँ, मुझे वहाँ की याद आ रही है, मुझे अपनी मातृभूमि की याद आ रही है। मैं जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ? यानी कि आपकी शनाख्त को कोई नुकसान नहीं है नफ्सा से? नफ्सा से आधा अधूरा लागू किया ना, आधा अधूरा लागू किया। ये पूरा लागू करे, ये पूरा लागू करे। नफ्सा में जो आपका AAY कैटेगरी है, उसमें मेरे को आवास की योजना है, मुझे आवास दे दो, मेरी एक शनाख्त बन जाएगी। हाँ भाई, मैं फलानी जगह का रहने वाला हूँ, मुझे कठवा में दे दो, मुझे सांबा में दे दो, मुझे कश्तवाड़ में दे दो, मुझे कहीं भी दे दो, कहीं तो बसा दो मुझे, कहीं तो बसा दो मुझे। हर कश्मीरी पंडित यही कहता है? बिल्कुल कहेगा, बिल्कुल कहेगा। यानी घर वापसी का डर है उनको कि घर वापस जाएंगे तो वही हालात उनको देखने पड़ सकते हैं, उससे बुरे हालात। क्यों? क्योंकि हमारे माननीय हैं, ये नहीं चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे कश्मीर में हालात सुधर जाए, ये नहीं चाहेंगे कश्मीर में वापस आए। क्यों? इन्होंने कश्मीरी पंडितों की ज़मीन ग्रैब की है। ये जो हमारे माननीय आप देख रहे हो ना, चाहे वो पंचायती हो, चाहे कोई ये हो, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की ज़मीन ग्रैब की है। बदनाम कौन है? बदनाम एक कॉमन मुस्लिम हो रहा है, बदनाम मेरे गांव का, और इसका कोई कसूर नहीं है। मेरे गांव में एक स्टेडियम बना है कश्मीरी पंडितों की ज़मीन पे, मेरे गांव में स्कूल बना है कश्मीरी पंडितों की ज़मीन पे, मेरे गांव में पंचायत बना है कश्मीरी पंडितों की ज़मीन पे। तो बदनाम कौन है? बदनाम तो मेरा गाँव वाला है यार, मेरी ज़मीन तो कश्मीरी मुसलमान ने खाई। अच्छा, अब जो मतलब जो एनक्रोचमेंट हुई है वो किन्होंने की है? जो सरपंच था, जो पंच था, जो DDC था, जो मतलब वाइट कॉलर लोग,
वाइट कलर टेररिज्म, ठीक है, वो भी एक वाइट कलर टेररिज्म, वो भी एक टेररिज्म है, जिन्होंने हमारे कश्मीरी पंडितों की ज़मीन ग्रैब की। क्या वो चाहेंगे वापस आने के लिए? नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर कश्मीरी पंडित वापस आया मुझे वो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, कोई ऐसी सूरत बनती है कि कश्मीरी पंडित जो है वापस कश्मीर में जाते हैं, तो आपकी क्या कुछ डिमांड्स होंगी कि किन शराइत पर आप वहाँ अपने घरों में वापस जाएंगे? सबसे पहले मेरी ये शराइत है, जिसने मेरे को मारा, जिसने मेरी बहन को मारा, जिसने मेरी बहन को आरे पे चीरा, वो तो आइडेंटिफाई करो कौन था, उसको कानून के तहत बुक करो। आपने भी नए कानून लाए, 3 कानून लाए BNS, ठीक है, आप उनको उसके तहत उनको बुक करो ना, कौन थे वो परपेट्रेटर जिन्होंने उस टाइम उन निर्दोष लोगों को मारा, उन निर्दोष लोगों को मारा, क्यों मारा? पहले उनको तो फाइंड आउट करो ना। अब ऐसा नहीं है कि पीछे वाला फॉर ग्रांटेड ले लो आगे चलो, नहीं, जब तक पीछे वाले की गलती उसको ये एहसास ना हो कि मैंने कहाँ पे गलती की, उस गलती की सज़ा उसको न मिले, तब तक मैं कहाँ जाऊँ? आप तो फॉर ग्रांटेड लोगे ना, भाई आज तो कुछ नहीं हुआ, चलो मैंने 20 मारे, 21 मारे, 25 मारे, जब मेरे को उस टाइम कुछ नहीं हुआ, आज क्या होगा? तो जब तक आप कानून का राज कायम नहीं करोगे तब तक कश्मीरी पंडित का जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। नंबर 2, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, चाहे ट्रंप हो या कोई भी हो, कश्मीरी पंडित को कश्मीर में वापस नहीं बसा सकता है, नहीं बसा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं यूएन से भी आज रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को संज्ञान में ले और कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन के लिए कहीं और जगह देखें, और जो मेरी वहाँ पे लैंड है, जो कश्मीर में मेरे नाम पे लैंड है, उसको मुझे ट्रांसफ़र करे कहीं और, उसके एवज में कहीं और मुझे ज़मीन दे। अच्छा, अब आते हैं जगती में, जो कैंप में जिनमें बसाया गया है, 2011 में आपको लाकर यहाँ रखा गया, ये वादा किया गया कि आपको वो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो है वो मिलेंगी जो आपको मिलनी चाहिए। तो अब जो कि हालात हम देख रहे हैं जगती के इन कैंप्स की, तो खस्ता हाली का शिकार हैं। आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, हाइजीन अगर हम देखें तो खस्ता हाली का शिकार है, यानी कि हर तरीके से आप पे एक जुल्म जो है वो ढाया गया है। तो क्या कहेंगे? देखिए, जगती की कहानी नहीं है, ये पूरे 90 से लेके कहानी चल रही है। 1990 से लेके जब से मैं विस्थापित हुआ हूँ तब से कहानी चल रही है। जब हम यहाँ जगती में आए थे, इसको नाम दिया था उन्होंने सैटेलाइट टाउनशिप। सैटेलाइट टाउनशिप, तो सैटेलाइट टाउनशिप में अब हर एक वो सुविधा रहनी चाहिए जो एक आम आदमी को ज़रूरत होती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं बिल्डिंगों की हालत है, टेंडर निकलते हैं, पैसे भी निकलते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे बोरवेल लगा दिए गए, 4 महीने 5 महीने हो गए, लेकिन अभी तो उनसे पानी नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, अभी जो हमारी एक नोडल एजेंसी थी, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमीशन, उससे पूरे पावर छीन लिए गए, वो पूरा आउटसोर्स कर दिया, जितने भी डिपार्टमेंट है सब आएंगे। पहले मुझे कमिश्नर के पास जाना पड़ता था, साहब माई बाप मेरा क्वार्टर टूट गया मेरा, वो अब मुझे 10 अर्जुन के पास जाना पड़ेगा। मेरा नल टूट जाएगा तो मुझे PHC के पास जाना पड़ेगा, मेरी खिड़की टूट जाएगी तो RNB के जाना पड़ेगा, मेरी पार्क में कुछ होगा तो मुझे फ्लोरिकल्चर के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे जितनी भी एजेंसी जिन्होंने इन्वॉल्व की है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट इज़ नॉट सिंसियर टुवर्ड्स कश्मीरी पंडित, टुवर्ड्स आवर रिहैबिलिटेशन। गवर्नमेंट इज़ नॉट सिंसियर। ये जो ऑब्जेक्टिव की हालत आज देख रहे हो, यहाँ सब खाना खाते हैं, लेकिन दिल का सुकून किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी, मेरी छत कब गिरेगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना खाऊं या खाऊंगी, वो छत कब गिरेगी मेरी थाली में, ये पता नहीं है। मैं सोऊंगा, वो छत कब गिरेगी मेरे माथे पे, ये किसी को पता नहीं है। काम हो रहे, कागज़ों में काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम हुए, अरबों खरबों के काम हुए, बट कागज़ों में हुए, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। धरातल पे कुछ नहीं हुआ। मैं आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट से फिर आज एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो आपने आउटसोर्स किया है बाकी एजेंसियों को, उसको वापस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमीशन में वापस कीजिए, सो दैट जो हमारी रिनोवेशन है, जो हमारी जो मिजरीज है, कम से कम एक अफसर तो रहे जो उसको देख ले। अब हमें हर एक के पास भागना पड़ेगा। अब कितने एग्जामों के हम नंबर भी याद रखेंगे, कितने चीफ इंजीनियर के नंबर हम याद रखेंगे, कितने JU के नंबर हम याद रखेंगे, हमें हर जगह भागना पड़ेगा। तो आज मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये काम मतलब इन्होंने आउटसोर्स किए हैं, ये वापस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के पास आ जाएं, सो दैट एक इफ़ेक्टिवली जो रिनोवेशन है वो यहाँ पे हो जाए। और जो कश्मीरी पंडितों का डाटा है,
जो कश्मीरी पंडितों का डाटा दैट इज़ नॉट अवेलेबल विद द गवर्नमेंट कि 90 में कितने कश्मीरी पंडित बाकी आए थे, कोई डाटा नहीं है। कश्मीरी पंडित ने क्या खोया था, कोई डाटा नहीं है। कश्मीरी पंडित इन 37 सालों में क्या पाया, कोई डाटा नहीं है। हर साल मेरे लिए एक एक फॉर्म निकल रहा है, भाई तो अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर, हु आर यू, हर साल। नहीं पाया कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ। आपके सामने हमने क्या पाया, ये देखो, ये दो मंजिला बिल्डिंग है, ये बताइए क्या पाया। ये देखिए आपका राशन डिपो, ये देखा हमने क्या पाया। जबकि मैं अपने घर का खाना खाता था भाई, मैं अपने जो मेरी ज़मीन थी मैं उसको दान बेचता था, मैं कम से कम 10-12 क्विंटल दान बेचता था हर साल। तो आज मुझे वो 20 रुपये वाले किलो खरीदने पड़ते हैं। तो मैंने पाया क्या, यही सीज़न है जब खोबा नहीं निकलती है, जब गिलास चेरी निकलती है। मैं जाता था अपने मुंह से खाता था अपने पेड़ों के वो गिलास। तो क्यों मेरे को महरूम रखा गया, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अच्छा, आपको 13,000 रिलीफ भी मिलती है, 13,000 है ना, 13,000 रिलीफ मिलती है। क्या वो 13,000 रिलीफ काफ़ी है? यहाँ मैं आपको एक करेक्ट करूँ, ये जो 13,000 है, ये 13,000 है 4 मेंबर की फैमिली को। ठीक। अगर किसी फैमिली में 4 मेंबर है तो उसको 13,000 रुपये मिलेंगे। अगर किसी फैमिली में 3 मेंबर है तो 9.5 मिलेंगे। अगर किसी में 2 मेंबर है तो उसको 6500 मिलेंगे। अच्छा। अगर एक सिंगल सोल है उसको 3250 मिलेंगे। मतलब एट द रेट 108 पर डे पर पर्सन। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। उसकी मंथली जो दवाई आती है 9,000 की दवाई आती है, सहारा कुछ है नहीं। 3250 में उसको क्या आएगा? 3250 में उसको एक सब्जी आएगी, दूध आएगा, क्या खाएगी? दूध जो 50 रुपये किलो है, अगर वो आधा किलो भी दूध लेती है 750 तक उसको दूध में जाएंगे। भाई जीना तो है, जीना तो है जी। सब्जी 50 रुपये 60 रुपये किलो है, कहाँ से खाएगी? 3250 में उसको मिलेगा क्या? अब इन्होंने क्या किया, नफ्सा लागू किया। नफ्सा में आपको ओल्ड एज पेंशन मिलेगा कितना, 1250 रुपये। कितने परसेंट लोगों को मिलेगा? कितने परसेंट लोगों? 1%, 2%। तो बाकी जो है उनको क्या करोगे आप? मेरा आज आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, मुझे जो 37 साल का जो मेरा मुआवजा है, जो मेरी ज़मीन वहाँ रह चुकी है, मुझे उस ज़मीन का मुझे मुआवजा दे दो। और मेरी रिहैबिलिटेशन आप करो, कहाँ पे करनी वो आप करो। उसके बाद आपके पास जितने कानून हैं वो सब मेरे पर लागू कर दो। जो भारत सरकार के जितने कानून हैं मैं उनको सर आँखों पे रखता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, तो भारतीय होने के नाते ही मेरे को कश्मीर से निकाला गया था। ये मेरी सबसे बड़ी सज़ा है कि बीइंग इंडियन मेरी सबसे बड़ी सज़ा थी कि मेरे को कश्मीर से निकाला गया था। ठीक है, तो मैं उस भारत माता को छोड़ नहीं सकता हूँ। अभी मैं उस भारत माता को आज भी नमन करता हूँ कि आपके चलते मेरे को अपना घर छोड़ना पड़ा, मेरे को अपना आशाना छोड़ना पड़ा। मैं आज उस भारत माता से पूछना चाहता हूँ, हे भारत माता, हे मेरी माता, हे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, है हमारे बहुत बड़े मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी, मेरा कसूर क्या है कि मैं भारतीय हूँ, इसलिए मैं 37 साल से अपना विस्थापन झेल रहा हूँ। मेरा कसूर क्या है कि मैं हिंदू हूँ, आपने मेरे को इग्नोर कर रखा है। मेरा कसूर क्या है कि जब मेरे को घर से निकाला गया आपने आज तक मेरी सुध नहीं ली। क्यों? कि मैं उस भारत माता का सपूत हूँ। मैं आज भारत माता से पूछना चाहता हूँ, उस भारत माता से मैं आज ये सवाल करना चाहता हूँ, हे भारत माता, मुझे बता, मेरे कौन से कर्मों की सज़ा आप दे रही हो कि एक जीती जागती कौम, एक जीती जागती इंसानियत, एक पीस लविंग कौम जिसको आपने पिछले 37 साल से इग्नोर कर रखा है। हे भारत माता, मुझे बता मेरी गलती कहाँ पर है, मुझे कहाँ पर यज्ञ करना है वो मैं करूँगा, लेकिन कम से कम इन अपने बच्चों का ख्याल तो रखो। ये आज मेरी भारत माता से रिक्वेस्ट है। ये थे हमारे साथ दिलीप पंडिता जी, जिन्होंने कश्मीरी पंडित की 1990 से लेकर आज दिन तक जो सूरत हाल है वो बयान की है। इनका सिर्फ यही कहना है कि रिहैबिलिटेशन इनकी हो, ये नहीं चाहते कि अब ये कश्मीर में वापस लौट के जाए। जो कश्मीर जहाँ से निकाला गया इनको, जहाँ से ये निकले और अपने घरों से दरबदर हुए, जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। फिर सरकार की जानिब से जब कैंप दिए गए और आज उन कैंप्स की ये हालात है कि यहाँ पर रहना ख़तरे से खाली नहीं है।
छत पार्श्व में टपकती है और ये खदशा रहता है ना जाने कब छत जो है वो गिर जाए। पानी का इंतज़ाम नहीं है, बिजली का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर लोगों के बुरी हालत है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो ख़राब है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो उसकी खस्ता हाली है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आज भी कश्मीरी पंडित जो है वो झेल रहे हैं। और कश्मीरी पंडित के साथ जो वादा किया गया था वो जब हम ज़मीनी सतह पर आके देखते हैं तो वो तमाम वादे, वो तमाम दावे खोखले के खोखले नज़र आते हैं।